द लाइव 18। नमस्कार और बहुत स्वागत है लाइव 18 में आप सभी का। और मैं आपके साथ दीपक तिवारी हूँ। रोज की तरह एक नई कहानी लेकर के आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। और आज की कहानी यकीन मानिए आपकी रूह कपा देगी। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसे नरभक्षी कहा जाए, जिसे नरपिशाच कहा जाए, जिसे हैवान कहा जाए। ये सारे शब्द कहीं न कहीं तक बौने पड़ जाएंगे। आपको बता दें कि वो पहले इंसान की हत्याएँ करता था। इंसान की हत्या करने के बाद उसका सिर और धड़ा अलग करता था। इसके बाद खोपड़ी को उबालता, उसका सूप बनाता और पी जाता था। इंसान के भेजों को फ्राई करके खा जाता था। और यहाँ तक करने के बाद भी जब उसका दिल नहीं मानता तो वो लाश के टुकड़े टुकड़े करके ऐसे खेलता था जैसे बच्चे खिलौने के साथ खेलते हैं। हैवानियत की पराकाष्ठा को पार कर देता था। कभी कभी वो लाशों के साथ दरिंदगी भी करता था। सोचिए कैसा हैवान रहा होगा वो। उसके काले कारनामों को जब देश ने सुना था तो देश का हर एक वासी सन्न रह गया था। कहानी एक ऐसे ही नरपिशाच राम निरंजन उर्फ राजा कुलंदर की है। राजा कुलंदर के ऊपर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 14 निर्मम हत्याओं का आरोप लगा। राजा निरंजन की कहानी आपको बताते हैं। कहते हैं कि राजा निरंजन एक आयुध फैक्ट्री यानी कि हथियार बनाने की फैक्ट्री में काम करता था। बतौर चपरासी उसका काम था। हालांकि वो चपरासी के पद पर था, लेकिन उसके जो हाथ पाट थे वो किसी रईसों से कम नहीं थे। वो हमेशा अधिकारियों की तरह बन ठन करके रहता था, अच्छा पहनावा रखता था। और बताया जाता है कि जब लोगों के पास चलने के लिए साइकिल नहीं हुआ करती थी तब वो टाटा सूमो से घूमता था। धीरे धीरे करके उसने अपराध की दुनिया में कदम रखे। उसने माफियाओं से अपने संबंध स्थापित किए और उसे राजा बनने की जो चाह थी, और यही कारण बना कि उसने अपना नाम राजा कुलंदर रख लिया। राजा कुलंदर की जो पत्नी थी उसका नाम गोमती था। उसने उसका नाम बदल करके फूलन देवी रख लिया, क्योंकि उसे भी फूलन देवी की तरह ख्याति हासिल करनी थी। राजा कुलंदर जो था वो विधायक बनना चाहता था। हालांकि उसका ये सपना पूरा नहीं हो पाया, लेकिन उसने अपनी पत्नी को जिला पंचायत जरूर बना दिया। राजा कुलंदर के गुनाहों की कहानी कैसे उजागर हुई, अब हम इस पर आते हैं। सन 2000 का था। 2000 में अचानक से एक पत्रकार धीरन सिंह नाम के थे, अचानक से वो गायब हो जाते हैं। जब वो गायब हो जाते हैं तो उनके साथी पत्रकार जो है तमाम संस्थाओं में, तमाम समाचार पत्रों में, तमाम चैनलों पर इस खबर को प्रकाशित कराते हैं। पुलिस के ऊपर दबाव था कि आखिर पत्रकार का मामला था, पुलिस भी दबाव में थी, जल्दी से जल्दी उसके तलाश में लगी हुई थी। पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो धीरे धीरे करके इसका सुराग राजा कुलंदर तक पहुंचता है। राजा कुलंदर को पुलिस हिरासत में ले लेती है। जब हिरासत में लेती है और कड़ाई से पूछताछ करती है तो राजा कुलंदर टूट जाता है। वो बताता है कि धीरन की हत्या उसी ने की है। और पुलिस को ले जाकर के वो मध्य प्रदेश के रीवा जिलों में जाता है। पुलिस जब वहाँ पर जाती है तो देख करके सन्न रह जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। देखते हैं कि कई टुकड़ों में धीरन के 100 कटा लाश कटी पड़ी थी। उसका गुप्तांग भी इसने काट दिया था। उसकी खोपड़ी अलग कर दी थी और जाकर के एक नदी में डाल दी थी। पुलिस हिरासत में लेकर के जो है गिरफ्तार करके जो है इसको वापस लाती है राजा कुलंदर को। राजा कुलंदर को सुअर पालने का एक बड़ा शौक था। उसके बाड़े में जाती है, तलाश करती है तो पुलिस को एक लाल कपड़े में बंधी हुई डायरी मिलती है। पुलिस जब उस डायरी को खोलती है तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस अवाक थी, हैरत में थी। पुलिस जैसे जैसे पन्नों को खोल रही थी वैसे वैसे हर एक पन्ने पर जघन्य अपराध की एक दास्तान, खौफनाक दास्तान दर्ज थी। पहले ही पन्ने पर एक नाम लिखा हुआ था, काली प्रसाद श्रीवास्तव। पुलिस ने जब काली प्रसाद श्रीवास्तव के बारे में पता किया और इससे पूछा राजा कुलंदर से तो इसने बताया कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, हम दोनों एक साथ काम किया करते थे। इसने 50,000 रुपये मुझसे लिए और 50,000 की जब उधारी नहीं चुका पाता था, जब मैं इसे बार बार कहता तो ये कहता था कि मैं लाला की खोपड़ी हूँ और लाला की खोपड़ी के बारे में तुम नहीं जानते हो। तब मेरे जहन में जानने की कोशिश हुई कि आखिर लाला की खोपड़ी में ऐसा क्या होता है। तब मैंने इसको मारा, इसके सौंस के टुकड़े किए, इसके धड़ को मैंने इसके सर से अलग किया, इसकी खोपड़ी को उबाला और सूप बना करके पिया। मैं जानने की चाहत रखता था कि आखिर लाला की खोपड़ी में ऐसा क्या होता है, इसीलिए मैंने सूप बनाया। मैं जानने की कोशिश करूंगा। इसके बाद अगला पन्ना खुलता तो अगले पन्ने पर मोहम्मद मोइन नाम का एक नाम लिखा होता है। मोहम्मद मोइन की कहानी शुरू होती है। बताता है कि इसने भी 25,000 रुपये लिए थे, ये भी इससे करीबी दोस्त हुआ करता था और उसे मोहम्मद मोइन को सम्मोहन की जो है विद्या आती थी और ये सीखना चाहता था। आखिर इसने जाकर के मोहम्मद मोइन को मौत के घाट उतार दिया, उसकी खोपड़ी को लाया, उबाला, सूप बनाया और पी गया। ये सीखना चाहता था क्योंकि उसको भ्रम था कि अगर वो चीज़ हम कर लेंगे तो शायद उसके मस्तिष्क की जो चीज़ें हैं वो उसके दिमाग में उसके शरीर में चली जाएंगी, तो कहीं ना कहीं तो उसके दिमाग में चीज़ें आ जाएगी। ये भ्रम हुआ। इसके बाद इसने एक ब्राह्मण का भी वो किया, हत्या की।
ब्राह्मण की हत्या करने के बाद इसने पेट को फाड़ा। इसने बताया पुलिस के कबूलनामा, जब पुलिस के सामने इसने कबूलनामा किया तो पुलिस भी हैरत में थी कि यार कैसे कैसे चौंकाने वाले तथ्य रख रहा है। इसने बताया कि सुनने में आता है कि ब्राह्मण ज़्यादा खाते हैं, तो इसने एक आदमी को मारा, साथ में ब्राह्मण को मारा, दोनों के जो है आंतों का बराबर मिलान किया। इसके बाद इसने जा कर के ब्राह्मण के शव को दफनाया, उस पर एक बरगद का पेड़ लगाया, उस पर अगरबत्ती भी लगाई कि इससे ब्रह्म हत्या का आरोप ना लग सके। इस तरीके से राजा कुलंदर की निर्मम हत्याओं का सिलसिला धीरे धीरे करके पुलिस खुलती गई। एक के बाद एक मामले चलते आए, 1, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 14 निर्मम हत्याएं का मामला आया। अब आप सोच सकते हैं कि एक शख्स किस तरीके से हैवानियत की पराकाष्ठा को पार कर सकता है। हालांकि पुलिस ने जब से गिरफ्तार किया, कह तैयार की, इसके बाद इसे जेल में भेज दिया। राजा कुलंदर को उम्र कैद की सजा हो गई, लेकिन आज भी वो अपने आप को कहता है कि वो निर्दोष है। वो राजनीतिक उसका जो है आपसी वैचारिक मतभेद थे लोगों से, नहीं मिल पा रहा था और रंजिशन उसे इस तरीके से फंसाया गया है। वो अपने चीज़ें रख रहा है, लेकिन पुलिस ने जो चीज़ें देखी, इस दुनिया ने जो देखी, वो यकीनन चौंकाने वाली थी। इसी पर एक डॉक्यूमेंट्री भी आई है जिसमें इन तमाम चीज़ों का जिक्र है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आखिरकार अपराध का अंजाम वही हुआ जो राजा कुलंदर के साथ हुआ, उसे उम्र कैद की सजा हुई। इसलिए हम आपको बार बार आगाह करते हैं कि अपराध की गुमनाम गलियों में बिल्कुल कदम ना रखें, क्योंकि इसका रास्ता बेहद भयंकर होता है, बेहद अंधकारमय होता है। इसलिए हम आपको बार बार आगाह करते हैं कि इन तंग गलियों से बाहर रहिए, अच्छे समाज में रहिए, अच्छे नैतिक मूल्यों को समझिए और अच्छे मार्ग पर चलने का प्रयास कीजिए। फिर एक नई कहानी के साथ आपको मिलूंगा। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, ये कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हम अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुँचाएँ। साथ ही वीडियो अच्छी अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।